राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है टूटते सपनों से बनते रिश्ते। छोटे से कस्बे सिवानपुर की गलियां सुबह सुबह चाय और अखबार वालों की आवाज से गुलजार हो उठती थी। हवा में पराठों की खुशबू और बच्चों की स्कूल की घंटियां घुली रहती। इन्हीं गलियों में रहती थी अनन्या मिश्रा, एक चंचल, हंसमुख और होनहार लड़की। अनन्या का सपना बड़ा था। वह अपने माता-पिता को बार-बार कहती, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी और हमारे कस्बे का नाम रोशन करूंगी। उसके पिता रामनाथ मिश्रा कस्बे के सम्मानित शिक्षक थे। वे बेटी की लगन देखकर खुश तो होते, मगर दिल में एक डर भी रहता। लड़की है, बहुत आगे पढ़ेगी तो लोग क्या कहेंगे। अनन्या की माँ सुधा देवी हमेशा उसका साथ देती। रामनाथ जी, जमाना बदल रहा है। अगर हमारी बेटी में काबिलियत है तो उसे क्यों रोकें। इसी कस्बे में एक और परिवार था, शर्मा परिवार। उनका बेटा समीर शर्मा शांत, गंभीर और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाला लड़का। समीर और अनन्या पहली बार स्कूल की वार्षिक गोष्ठी में मिले। अनन्या कविता सुनाने मंच पर गई और अपनी मासूम आवाज से सबको मोहित कर लिया। पीछे से समीर ने तालियां बजाई। वह पहली नजर थी जब दोनों की निगाहें मिली। स्कूल खत्म होते होते दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। समीर अक्सर अनन्या को गणित समझाता और बदले में अनन्या उसकी हिंदी की कॉपियां ठीक कर देती। धीरे धीरे यह रिश्ता गहरी दोस्ती में बदल गया। लोग बातें बनाने लगे, शर्मा जी का बेटा और मिश्रा जी की बेटी, जरूर कुछ पक रहा है। लेकिन दोनों मासूम थे। उनकी नजर में यह सिर्फ दोस्ती थी। अनन्या ने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर लिया और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला पाया। यह उसके लिए सपनों का पहला कदम था। समीर भी इंजीनियरिंग में चुन लिया गया। विदाई के दिन अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने समीर से कहा, पता नहीं हम अब कितनी बार मिल पाएंगे। समीर मुस्कुराया, दूरी से दोस्ती कम नहीं होती अनन्या। तुम बस डॉक्टर बनो, मैं इंजीनियर, फिर देखना हमारा कस्बा हम पर गर्व करेगा। शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अनन्या पहली बार हॉस्टल में रह रही थी। यहाँ नई नई चुनौतियां थी, पढ़ाई का बोझ, प्रतियोगिता और बड़ी-बड़ी सोच रखने वाले लोग। लेकिन अनन्या के दिल में कस्बे की मासूमियत अब भी बसी थी। वह अक्सर समीर को चिट्ठियां लिखती या फिर फोन पर बातें करती। समीर भी नौकरी की तैयारी में जुटा हुआ था। अनन्या की तरक्की देखकर उसके घर वाले गर्व तो करते, पर मन ही मन चिंता भी बढ़ती। रामनाथ जी सोचते, बेटी डॉक्टर बन जाएगी, मगर शादी कहाँ करेंगे। हमारा समाज अभी भी लड़की के लिए वर की दौलत और हैसियत देखता है। इधर समीर का परिवार उतना अमीर नहीं था। उसके पिता डाकघर में नौकरी करते थे। इस वजह से मिश्रा परिवार ने मन ही मन तय कर लिया कि अनन्या की शादी बड़े घर में ही करेंगे। शहर की चकाचौंध में कई नए चेहरे, कई नई सोच से टकराते हुए भी अनन्या के दिल में एक खालीपन था। हॉस्टल में साथ रहने वाली लड़कियां अक्सर शॉपिंग, मॉल और पार्टियों की बातें करती, लेकिन अनन्या हर शाम हॉस्टल की छत पर खड़ी होकर अपने कस्बे के आसमान को याद करती। वह फोन उठाकर समीर को कॉल करती, समीर आज बहुत थकान है, क्लासेज इतनी लंबी और लैब का काम भी। फोन के उस पार से समीर की आवाज आती, तुम थकना मत अनन्या, सोचो ये मेहनत ही तुम्हें डॉक्टर बनाएगी। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ हूँ। धीरे धीरे ये बातचीतें दोनों के दिल में नई भावनाएं जगाने लगी। अब ये सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे। अनन्या को लगता, समीर के बिना मैं अधूरी हूँ, और समीर अपने दोस्तों से छुपाकर उसकी तस्वीरें मोबाइल में संजोता। समीर की पढ़ाई लगभग पूरी हो रही थी। उसने एक बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया। जब उसे जॉब ऑफर मिला तो सबसे पहले वह अनन्या को बताना चाहता था। फोन पर उसने कहा, अनन्या सोचो, अब तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना और मेरा इंजीनियर बनने का सपना दोनों पूरे हो रहे हैं। अनन्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने कहा, समीर, जब हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो शायद सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। उधर सिवानपुर में मिश्रा परिवार के घर पर रिश्ते आने लगे। एक दिन सुधा देवी ने धीरे से अनन्या से कहा, बिटिया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का लखनऊ का है, डॉक्टर है और बहुत अमीर परिवार से है। अनन्या का दिल जैसे बैठ गया। वह चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू तैर आए। रामनाथ जी बोले,
बेटी देखो, हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। ऐसे घर में जाएगी तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, क्या भविष्य सिर्फ पैसे से बनता है? सपने और रिश्ते भी तो जरूरी होते हैं। घर का माहौल अचानक से भारी हो गया। समीर जब ये सब जानता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अनन्या से मिलने के लिए शहर आता है। स्टेशन पर मिलने पर समीर ने बोला, अनन्या, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार कभी हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो तुम बस एक बार बोल दो, मैं पीछे हट जाऊंगा। अनन्या रो पड़ी। समीर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों को भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं अब क्या करूँ? उनके बीच खामोशी फैल गई। समय जैसे थम सा गया। शहर के हॉस्टल के छोटे से कमरे में बैठी अनन्या ने अपनी डायरी खोली। पन्नों पर वही सवाल बार-बार लिखे जा रहे थे। क्या मैं अपने सपनों की कीमत पर परिवार को खुश कर सकती हूँ? क्या समीर सिर्फ मेरा सपना है या मेरी जिंदगी की सच्चाई? रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हॉस्टल का गेट बंद हो गया था। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, तो कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। उस सन्नाटे में सिर्फ उसकी कलम की खटखट सुनाई दे रही थी। इतने में मोबाइल पर समीर का मैसेज आया, मैं तुम्हारे शहर के पास हूँ, कल मिल सकते हैं। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगले दिन दोनों कैफे में मिले। समीर की आंखों में बेचैनी थी। उसने कॉफी के कप को बार बार घुमाते हुए कहा, अनन्या, मैं हर दिन से डरता हूँ, कहीं तुम्हारा परिवार तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य भी हमारे साथ खेल रहा है। अनन्या चुप रही। उसकी आंखें नम थी। उसने धीमे से कहा, समीर, अगर समय ने चाहा तो हम साथ रहेंगे, लेकिन अगर किस्मत ने हमें अलग कर दिया तो? समीर ने उसकी हथेलियां पकड़ ली। तो मैं किस्मत को चुनौती दूंगा। उस पल उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह रही थी। उधर सिवानपुर में सुधा देवी रिश्तेदारों के बीच में बैठी थी। किसी ने कहा, आपकी बेटी तो अब डॉक्टर बन जाएगी, बहुत अच्छा है, लेकिन शादी भी तो देखनी चाहिए। शहर वाले कहते हैं, लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख लें तो फिर हाथ से निकल जाती हैं। ये सुनकर सुधा देवी का माथा तिलमिला उठा। घर आकर उन्होंने रामनाथ जी से कहा, बिटिया की पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन अब रिश्ते आने लगे हैं। जल्दी फैसला करना होगा, वरना लोग बातें बनाएंगे। रामनाथ जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने उसी रात अनन्या को फोन किया, बेटी, अगले महीने तुम्हें छुट्टियों में घर आना है। कुछ लोग तुम्हें देखने आएंगे। अनन्या के हाथ से फोन कांप गया। उसकी आवाज रुक रुक कर निकली, पापा, लेकिन मेरी पढ़ाई, मेरी परीक्षा। परीक्षा तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन रिश्ते बार बार नहीं आते। रामनाथ जी ने सख्ती से कहा। अनन्या को लगा जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। अनन्या ने अगले दिन समीर को सब कुछ बताया। वह गुस्से में बोला, ये तो अन्याय है। तुम्हें अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार है। अगर वे तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते तो हमें? अनन्या ने बीच में रोकते हुए कहा, समीर, तुम नहीं जानते मेरी माँ और पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए कितना त्याग किया है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो टूट जाएंगे। तो क्या हम टूट जाएंगे? समीर ने पूछा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, शायद यही किस्मत का खेल है समीर। अनन्या छुट्टियों में गांव लौटी। घर में हलचल थी। आंगन में रिश्तेदार बैठे थे। औरतें कानाफूसी कर रही थी। देखो बिटिया शहर में पढ़कर कितनी बदल गई है। हाँ बहन, अब तो ऐसी लड़कियां बड़े घराने में ही जाती हैं, वरना गांव के लड़कों से तो शादी करेंगी ही नहीं। ये बातें अनन्या के कानों तक भी पहुंची। उसका मन कसैला हो उठा। वह जानती थी कि गांव वालों के लिए लड़की की पढ़ाई एक हद तक ही स्वीकार्य है। उसके बाद शादी ही उसका भविष्य है। शाम को सुधा देवी ने उसे कमरे में बुलाकर कहा, बिटिया, कल शर्मा जी का परिवार आ रहा है। उनका बेटा बैंक में नौकरी करता है, अच्छा घर परिवार है। बस तुम हाँ कर दो तो हमें चैन मिल जाएगा। अनन्या का गला सूख गया। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई बाकी है। सुधा देवी ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, पढ़ाई तो जिंदगी भर हो सकती है, लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। अनन्या के मन में आंधी चलने लगी। रात को छत पर बैठी अनन्या ने आसमान की ओर देखा। हजारों तारे झिलमिला रहे थे।
जैसे उसकी उलझनों का मजाक उड़ा रहे हों। उसी समय उसका फोन बजा। समीर का कॉल था। अनन्या, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, उसने झूठ बोला। समीर ने उसकी आवाज में कंपन महसूस कर लिया। कुछ तो है, बताओ। अनन्या रो पड़ी। समीर, कल मुझे एक लड़के से मिलने के लिए कहा गया है। मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। फोन पर चुप्पी छा गई। फिर समीर की आवाज आई, और तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। अनन्या ने सिसकते हुए कहा, तो फिर किसी और के लिए हाँ मत कहना, मैं आकर सबको समझाऊंगा। अनन्या डर गई। नहीं समीर, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, माँ भी टूट जाएंगी। मैं तुम्हें और अपने परिवार को आमने सामने नहीं देख सकती। दोनों देर तक खामोश रहे। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। आंगन में चटाई बिछी थी, रसोई में बर्तन खड़खड़ा रहे थे। सुधा देवी बार बार रसोई और आंगन के बीच आ जा रही थी। अरे जल्दी जल्दी सब काम कर लो, शर्मा जी का परिवार कभी भी पहुंच सकता है। गांव की औरतें भी तमाशा देखने के लिए आ पहुंची थी। किसी के हाथ में पंखा था, कोई बच्चों के साथ गपशप कर रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अनन्या कैसी दिखेगी, क्या पहन कर आएगी और उसका जवाब क्या होगा। अनन्या अपने कमरे में बैठी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की सलवार सूट पहन रखा था। बालों को माँ ने खुद कंघी कर 2 चोटियां बनाई थी। आईने में खुद को देखकर अनन्या को लगा, क्या यही मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली घड़ी है। दोपहर करीब 12 बजे शर्मा जी का परिवार पहुंचा। 4 लोग थे। शर्मा जी, उनकी पत्नी, उनका बेटा रवि और छोटी बहन। रवि सफेद शर्ट और काली पैंट में था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हाथ में घड़ी, आंखों में आत्मविश्वास। वह देखने में बुरा नहीं था, लेकिन अनन्या का मन तो कहीं और बसा था। बातचीत शुरू हुई। शर्मा जी ने औपचारिक बातें पूछी, तो बेटी, पढ़ाई कैसी चल रही है? अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, एमए कर रही हूँ। रवि की माँ बीच में ही बोली, अरे बहुत अच्छा है, हमारी तो किस्मत खुल गई जो इतनी पढ़ी लिखी बहू मिलने वाली है। सुधा देवी गर्व से मुस्कुराई, लेकिन अनन्या के भीतर तूफान था। कुछ देर बाद रवि की बहन ने कहा, भैया आप लोग थोड़ी देर अनन्या से अकेले में बात कर लो। सभी हंस दिए और मौका देकर बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ रवि और अनन्या थे। रवि ने सीधा पूछा, आप ये रिश्ता चाहती हैं? अनन्या चौंक गई। उसने सोचा कि यह लड़का सीधा साधा है। उसने झिझकते हुए कहा, देखिए, मैं अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, और सच कहूँ तो मेरा मन अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। रवि ने ध्यान से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैं भी मजबूरी में बैठा हूँ। असल में मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूँ, लेकिन सच तो यह है कि मेरी भी जिंदगी में कोई और है। अनन्या हैरान रह गई। उसके होठों से निकला सच। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन माँ पापा को कैसे समझाऊं, यही समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों की आंखों में अजीब सी राहत थी, मानो किस्मत ने उन्हें एक राजदार दे दिया हो। बाहर आंगन में सबको लग रहा था कि बात पक्की हो गई। गांव की औरतें कह रही थी, लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, लड़की को और क्या चाहिए। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, आसमान लालिमा से भर गया था। घर में मेहमानों के जाने के बाद हल्की थकान थी, लेकिन चर्चा अब भी उसी रिश्ते की हो रही थी। सुधा देवी ने हंसते हुए कहा, शर्मा जी का बेटा तो बहुत अच्छा निकला, अब जल्दी से शादी कर देंगे तो चैन मिलेगा। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चुपचाप आंगन से उठकर कमरे की ओर बढ़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजरें उधर उठी। दरवाजे पर वही खड़ा था, जिसे देखकर अनन्या का दिल धड़कना भूल गया। समीर, हाथ में पुराना बैग, चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी। वह कई दिनों से सफर करके आया हो। रामेश्वर जी ने आश्चर्य से कहा, अरे समीर, तू कब आया? समीर ने झुककर प्रणाम किया। अभी अभी बाबूजी। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक जगह टिकी थी, अनन्या पर। अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये यहाँ पर क्यों आया? अभी अभी रिश्ता देखने वाले गए हैं, सब कुछ बिगड़ जाएगा। सुधा देवी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? शहर में पढ़ाई नहीं हो रही थी क्या? समीर ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, पढ़ाई तो बहाना था। सच ये है कि मैं अपने दिल की आवाज सुनने वापस आया हूँ। सब हैरान। सन्नाटा छा गया। रामेश्वर जी ने गंभीर होकर पूछा, कहना क्या चाहता है तू?
समीर ने बिना घुमाए फिराए बोल दिया, बाबूजी, मैं अनन्या से प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए ही लौटा हूँ। ये सुनते ही आंगन में भूचाल आ गया। सुधा देवी गुस्से से कांप उठी। चुप हो जा बदतमीज, ये बहू बनने आई है तेरे बड़े भाई के घर की, और तू इस तरह का इल्जाम लगाता है। अनन्या सकपका गई। उसके होंठ कांप रहे थे। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके भीतर सवालों का तूफान था। क्या अब सबको सच्चाई बता दूं या चुप रहूं? अगर बोली तो परिवार टूट जाएगा, अगर चुप रही तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। रवि की बात उसे याद आई। मेरी जिंदगी में कोई और है। अनन्या सोचने लगी, क्या मैं भी वही हिम्मत दिखा सकती हूँ जो रवि ने दिखाई थी? आंगन में खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें समीर और सुधा देवी पर थी। सुधा देवी ने गुस्से से आंखें तरेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? ये लड़की तेरे बड़े भाई की होने वाली पत्नी है, और तू इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। समीर ने भी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माँ, इज्जत झूठ से नहीं सच से बनती है, और सच ये है कि मैं अनन्या से प्यार करता हूँ। रामेश्वर जी ने बीच बचाव करना चाहा। समीर, ये समय इन सब बातों का नहीं है। लोग क्या कहेंगे? परिवार का क्या होगा? समीर ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन क्या हमें अपनी जिंदगी उनकी बातों पर जीनी चाहिए? मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो दिल में है। अनन्या अब भी चुप थी। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसके आंसू साफ बता रहे थे कि दिल का बोझ कितना भारी है। सुधा देवी फट पड़ी, मेरा बेटा मुझे जवाब देगा। तू पढ़ने गया था, लेकिन वहां भी सिर्फ यह लड़की ही याद रही। शर्म आनी चाहिए तुझे। समीर ने शांत मगर ठोस आवाज में कहा, माँ, प्यार शर्म की बात नहीं होती। गलत तो तब होता जब मैं किसी और से शादी करके अनन्या को धोखा देता। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ताकि बाद में किसी का दिल ना टूटे। सुधा देवी अब अनन्या की ओर मुड़ी। तू क्यों चुप है? तू भी तो कुछ बोल। क्या तू भी इसी की तरफदारी करती है? अनन्या का दिल कांप उठा। वह सोच रही थी, अगर मैंने हाँ बोली तो घर में तूफान आ जाएगा, अगर नहीं बोली तो मैं अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लूंगी। उसने कांपते होठों से धीरे धीरे कहा, माँ जी, मैं। सन्नाटा। सभी की सांसें थम गई। उसी वक्त दरवाजे पर आवाज गूंजी, बस करो माँ। सबकी नजरें घूमी। रवि खड़ा था, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में अजीब सा दर्द। उसने धीरे धीरे कहा, अब और मत दबाइए सच को, क्योंकि सच तो यह है कि मेरी जिंदगी में कोई और है। आंगन में सन्नाटा गहरा गया। रवि की आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया था। रामेश्वर जी हैरान होकर बोले, रवि, तू ये क्या कह रहा है? तेरी जिंदगी में कोई और है? रवि ने सिर झुका लिया, जैसे वर्षों से छुपा बोझ अचानक से बाहर निकल आया हो। हाँ बाबूजी, ये सच है। मैं अनन्या से नहीं, किसी और से प्यार करता हूँ। सुधा देवी जैसे जमीन पर गिरने को थी। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? जिस लड़की के लिए हमने इतने रिश्तों को ठुकराया, इतने सपने सजाए, आज तू कह रहा है कि तू उससे प्यार ही नहीं करता। रवि ने गहरी सांस ली। माँ, मैंने कभी अनन्या से झूठ नहीं बोला। मैं बस चुप रहा ताकि आपको दुख ना हो। लेकिन आज जब भाई ने हिम्मत दिखाई, मुझे भी सच कहने की ताकत मिली। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे बोल पाई, तो ये रिश्ता, ये सब नाटक था। रवि ने उसकी ओर देखा। आंखों में ग्लानि भरी थी। नाटक नहीं अनन्या, मजबूरी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर माँ बाबूजी की जिद और समाज की परवाह ने मुझे बांध दिया। समीर ने गुस्से में कहा, तो माँ, अब बताइए, जिस रिश्ते को आप इज्जत और परंपरा का नाम दे रही थी, वो असल में कितना खोखला निकला? सुधा देवी गुस्से और शर्म के बीच झूल रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामेश्वर जी ने गंभीर स्वर में पूछा, रवि, हमें सच सच बता, वो लड़की कौन है? रवि ने कांपते हुए कहा, वो सीमा है, मेरा कॉलेज का प्यार। हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को चाहते हैं। ये सुनते ही जैसे बिजली गिर गई। सुधा देवी ने माथा पकड़ लिया। सीमा, वही लड़की जिसके घर का खानदान हमारे बराबर का भी नहीं है। क्या यही सोचकर हमने तुझे पढ़ाया था? रवि चुप रहा, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। घर की हवेली का बड़ा आंगन अब रणभूमि जैसा लग रहा था। हर कोई खड़ा था, पर किसी की आंखों में भरोसा नहीं, सिर्फ सवाल थे। सुधा देवी चीख उठी, रवि, तूने तो हमारी नाक कटवा दी। हमने कितने सपने देखे थे तेरी शादी को लेकर, और तू कहता है
कि तू किसी सीमा से प्यार करता है, वो भी उस खानदान से जिनका रहन-सहन हमारे सामने कुछ भी नहीं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हमने तेरा रिश्ता अनन्या जैसे संस्कारी घराने में जोड़कर कितनी शान महसूस की थी। आज तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रामेश्वर जी चुप थे, मगर उनकी खामोशी किसी पहाड़ से भारी थी। उन्होंने धीरे से कहा, सुधा, गुस्से से सच नहीं बदल जाएगा। सच ये है कि बेटा सीमा से प्यार करता है। क्या हम जबरदस्ती करके उसका जीवन तबाह कर दें? अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, माँ जी, बाबूजी, अगर रवि का दिल कहीं और है, तो मैं उसे अपना अधिकार कैसे कहूँ? क्या मैं किसी की जिंदगी में बोझ बनकर रहना चाहती हूँ? उसके ये शब्द सुनकर सब हैरान रह गए। इतनी बड़ी चोट के बाद भी अनन्या ने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। समीर ने आगे बढ़कर कहा, भाई, अगर तू सीमा से इतना ही प्यार करता है, तो खुलकर शादी कर ले। लेकिन एक बात याद रखना, तूने अगर अनन्या को छोड़ दिया, तो उसका दर्द मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ तेरी पत्नी नहीं, इस घर की इज्जत भी है। रवि ने दृढ़ता से कहा, भाई, मैं अनन्या का सम्मान करता हूँ, लेकिन झूठे रिश्ते में कहकर उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। माँ बाबूजी की परंपरा का डर था, इसलिए चुप रहा। पर अब सच सबके सामने है, मेरा दिल सीमा का है और मैं उसी से शादी करूँगा। सुधा देवी ने चीखते हुए कहा, बस, अब तू मेरा बेटा नहीं है, आज से हमारे रिश्ते खत्म। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गई। रोते-रोते उनका गला सूख गया। रामेश्वर जी ने उन्हें संभाला, लेकिन उनका चेहरा भी पत्थर सा हो गया था। अनन्या चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब-सी ताकत भी जग रही थी। हवेली के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात का अंधेरा हर चेहरे पर छाया हुआ था, मानो आसमान भी इस परिवार के टूटते रिश्तों का गवाह हो। अनन्या अपनी कोठरी में बैठी थी, आंखें सूजी हुई, लेकिन चेहरे पर अब कोई कमजोरी नहीं थी। उसने धीरे से आईने में देखा और अपने आप से कहा, अगर भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो मैं आंसुओं में अपनी जिंदगी नहीं डुबाऊंगी, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। उसकी ये फुसफुसाहट मानो आने वाले कल का वादा कर रही थी। उधर रवि शहर के एक कोने में सीमा से मिला। सीमा घबराई हुई बोली, रवि, क्या सच में तूने सबको बता दिया? अब क्या होगा? तेरे घर वाले कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। रवि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सीमा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर घर वालों ने मुझे छोड़ा, तो भी मैं तुझे अपनाऊंगा। तू ही मेरी किस्मत है। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो चाहकर भी इस रिश्ते की गहराई से इनकार नहीं कर पाई। सुधा देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उनके हाथ में पुरानी शादी की तस्वीर थी, जिसमें रवि और अनन्या हंसते हुए नजर आ रहे थे। वो बुदबुदाई, कैसे बेटा बदल गया? क्या मेरी परवरिश इतनी कमजोर थी कि उसे अपने घर परिवार की इज्जत का ख्याल ही ना रहा? समीर आंगन में टहल रहा था। उसके दिल में आग जल रही थी। उसने सोचा, भाई का दिल बदल सकता है, लेकिन मैं अनन्या के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वो मेरी भाभी है, और अगर किस्मत ने चाहा, तो शायद उससे भी ज्यादा। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, मानो भाग्य अब नए खेल की तैयारी कर रहा हो। सुबह होते ही हवेली में एक बैठक बुलाई गई। रामेश्वर जी ने सबके सामने घोषणा की, आज इस घर का निर्णय होगा। या तो रवि अपने रिश्ते को निभाएगा, या फिर वो इस घर से हमेशा के लिए नाता तोड़ देगा। सभी लोग सांसें थाम कर खड़े थे। अनन्या चुप थी। समीर के चेहरे पर आक्रोश था। सुधा देवी की आंखों में आंसू थे, और रवि, उसकी आंखों में सीमा के लिए अडिग मोहब्बत। बैठक कक्ष में सब इकट्ठा थे। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक हर किसी की धड़कन से मिल रही थी। यह वो घड़ी थी जब भाग्य और समय दोनों मिलकर इस परिवार की दिशा तय करने वाले थे। रामेश्वर जी ने सख्त आवाज में कहा, रवि, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तू अनन्या को अपनी पत्नी मानकर इस घर की मर्यादा निभाएगा, या इस औरत यानी सीमा के पीछे सब कुछ छोड़ देगा? रवि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भीग चुकी थी, लेकिन चेहरा कठोर था। उसने सीमा की तरफ देखा और फिर पिता की ओर मुड़कर बोला, बाबूजी, मैं जानता हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन दिल से कह रहा हूँ, मैं सीमा के बिना नहीं जी सकता हूँ। अगर इसका मतलब है कि मुझे ये घर छोड़ना होगा, तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। सबकी नजरें अब अनन्या पर थी।
उससे उम्मीद थी कि वो रो पड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन उसने शांति से कहा, बाबूजी, मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब अगर मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं, तो मैं भी उसे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, भाग्य किसी का साथ ज्यादा देर तक नहीं देता और जो रिश्ते तोड़े जाते हैं, उनका हिसाब समय जरूर लेता है। उसकी आवाज में पीड़ा भी थी और आग भी। यह सुनकर समीर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। बाबूजी, अगर भैया को इस घर से जाना है तो जाएं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, भाभी को अकेलेपन का दुख कभी नहीं सहना पड़ेगा। वो इस घर की इज्जत हैं और मैं उन्हें हमेशा संभालूंगा। अनन्या ने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उसे सच्चा सहारा दिखा। सुधा देवी अपने बेटे के पैरों में गिर पड़ी। रवि, मत जा बेटा, ये घर तेरे बिना अधूरा है। लेकिन रवि ने धीरे से माँ का हाथ हटाया और बोला, माँ माफ करना, दिल की चाह को मैं दबा नहीं सकता। सुधा देवी की चीख कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई। कुछ देर बाद रवि ने सामान उठाया और सीमा का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। घर के हर सदस्य की आंखें नम थी। अनन्या चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल के तूफान की गवाही दे रहे थे। दरवाजा बंद हुआ और हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई। रवि और सीमा के जाने के बाद हवेली का माहौल बदल चुका था। एक तरफ सन्नाटा था तो दूसरी तरफ दर्द की परछाइयां। लेकिन यह सन्नाटा बहुत देर तक रहने वाला नहीं था, क्योंकि समय नए खेल खेलने वाला था। अगली सुबह अनन्या मंदिर के आंगन में दिया जला रही थी। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर चेहरा शांत था। रामेश्वर जी उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ तूने बहुत सहा है। अब तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। अगर पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती है या कुछ काम करना चाहती है, तो मैं तेरा साथ दूंगा। अनन्या की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि ससुर उसे केवल बहू नहीं, बेटी मानते हैं। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद को और अपने बच्चे, अनन्या प्रेग्नेंट थी, को संभालने के लिए मुझे मजबूत बनना होगा। समीर उसी समय आ गया। उसने कहा, भाभी, अगर आप पढ़ाई या नौकरी करना चाहें, तो मैं हर कदम पर साथ दूंगा। भैया भले ही घर छोड़ गए हों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप टूटें। आपका हक है कि आप अपनी पहचान खुद बनाएं। अनन्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उस मुस्कान में आभार भी था और उम्मीद भी। दूसरी ओर शहर में रवि और सीमा ने किराए का छोटा सा घर लिया। पहले कुछ दिन तो प्रेम और आजादी के नशे में बीते, लेकिन धीरे धीरे असली जिंदगी का बोझ सामने आने लगा। सीमा को हवेली की ऐशो आराम वाली जिंदगी की आदत थी। यहाँ उसे छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पना पड़ रहा था। रवि नौकरी करता, थका हारा घर लौटता और सीमा की शिकायतें सुनता। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगी। इधर अनन्या ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगी। रामेश्वर जी और सुधा देवी को भी उस पर गर्व महसूस होने लगा। समीर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कभी भाई की तरह तो कभी दोस्त की तरह। दोनों के बीच अटूट विश्वास बन चुका था। जब अनन्या ने अपने बेटे को जन्म दिया, तो पूरा परिवार खुशी से भर गया। रामेश्वर जी ने कहा, यह बच्चा इस घर का भविष्य है। और अनन्या, तूने साबित कर दिया कि औरत कितनी मजबूत हो सकती है। समीर बच्चे को गोद में लेकर बोला, भाभी, ये बच्चा अकेले नहीं बड़ा होगा, मैं इसे अपनी संतान की तरह पालूंगा। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर गई। शहर में रवि और सीमा का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। सीमा छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। वह कहती, रवि, मैंने तो सोचा था कि तेरे साथ जिंदगी राजा के जैसी होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बोझ सा लग रहा है। ना नौकर, ना हवेली, ना गाड़ी, ये कैसी जिंदगी है। रवि गुस्से से चिल्ला पड़ता। सीमा, मैंने तुझे सब कुछ छोड़कर चुना, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? सिर्फ ताने और सिर्फ शिकायतें। उनकी बातें धीरे धीरे झगड़ों में बदल गई। रवि को समझ आने लगा कि उसने जो किया वो गलती थी। इधर हवेली में बच्चा सबकी आंखों का तारा बन गया। अनन्या अब मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। टीचर की नौकरी के साथ साथ वह बच्चों को घर पर भी ट्यूशन देने लगी। रामेश्वर जी कहते, बेटी, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से इंसान किसी भी मुश्किल को जीत सकता है।
अनन्या के आत्मविश्वास ने पूरे परिवार में नई जान डाल दी थी। यहाँ तक कि सुधा देवी, जो पहले उसे केवल बहू समझती थी, अब उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। समीर का स्नेह और जिम्मेदारी दिन ब दिन गहराता जा रहा था। वह हर वक्त बच्चे के साथ खेलता और अनन्या का सहारा बनता। कभी-कभी तो लोग कानाफूसी करते, देखो देवर और भाभी कितने ज्यादा करीब हैं। लेकिन अनन्या और समीर दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता विश्वास और सम्मान का है। समीर ने खुद से वादा किया था कि वह कभी उस मर्यादा को नहीं तोड़ेगा। एक दिन अचानक से हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो सामने रवि खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें शर्म से झुकी हुई। रामेश्वर जी ने हैरानी से पूछा, अरे रवि, तू तू यहाँ किस मुंह से आया है? रवि रोते हुए अंदर आ गया और बोला, बाबूजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सीमा ने मुझे छोड़ दिया। वह किसी और के साथ में चली गई है। मैंने अपना घर, अपनी बीवी, अपना बच्चा सब कुछ खो दिया। सन्नाटा छा गया। रवि अनन्या के पैरों में गिर पड़ा। अनन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। मुझे एक मौका और दे दो। अनन्या के दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी यादें थी, दूसरी तरफ वह जिंदगी जो उसने अपने दम पर बनाई थी। सारा परिवार उसकी ओर देख रहा था। निर्णय अब उसके हाथ में था। रवि के अचानक लौट आने से हवेली का माहौल भारी हो गया। रामेश्वर जी गुस्से से लाल थे। जिस बेटे ने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिसने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया, क्या हम उसे फिर से अपना लें? कभी नहीं। सुधा देवी की आंखों में आंसू थे। एक माँ होने के नाते वे बेटे को ठुकरा भी नहीं पा रही थी, पर एक सास और औरत होने के नाते वह जानती थी कि अनन्या ने क्या क्या सहा है। रवि बार बार अनन्या से कह रहा था, अनन्या, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अनन्या चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर चेहरा दृढ़ था। काफी देर तक सबकी खामोशी के बाद अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, रवि, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारे लिए उस समय प्यार का मतलब सिर्फ दिखावा और ऐशो आराम था। आज जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तो तुम लौट आए हो। लेकिन मैं अब वो अनन्या नहीं रही जो तुम्हारे सहारे जीती थी। अब मैं अपने दम पर जीना सीख चुकी हूँ। तुम्हारे बच्चे का भविष्य मेरे लिए सबसे बड़ा सच है, और मैं उसे कमजोर बाप के साये में नहीं पाल सकती। यह कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, तुम्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि मेरे मन में नफरत नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर से पति के रूप में स्वीकार करना अब संभव भी नहीं है। सन्नाटा छा गया। समीर की आंखों में गर्व झलक रहा था। रामेश्वर जी की आंखें भर आई। बेटी, तूने वही किया जो सही था। तेरा निर्णय पूरे खानदान के लिए मिसाल बनेगा। रवि का चेहरा झुक गया। वह समझ चुका था कि अपनी गलती से उसने सब कुछ खो दिया है। उस रात अनन्या खिड़की पर बैठी आसमान को देख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, भाग्य और समय हमेशा इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो हालात से हारता नहीं है। समीर धीरे से उसके पास आया और बोला, भाभी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। अनन्या मुस्कुराई। उसे पहली बार लगा कि जिंदगी ने उसे असली शक्ति दे दी है। रवि का दिल भीतर से हिल चुका था। अनन्या के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैं अब वो अनन्या नहीं रही। हवेली छोड़ते हुए उसका कदम भारी था। गांव की गलियों में लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, देखो, यही है वो जिसने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया था। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। दोस्त भी उससे कतराने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि गलतियों का बोझ कितना भारी होता है। दूसरी ओर अनन्या ने फैसला लिया। वह चाहती थी कि उसके बच्चे की पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल में हो। रामेश्वर जी ने भी गर्व से कहा, बेटी, तेरे बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, हम उसे बड़ा इंसान बनाएंगे। समीर ने आगे बढ़कर कहा, भाभी, आप निश्चिंत रहिए, अब ये बच्चा हमारा भविष्य है। पर किस्मत का खेल अजीब होता है। कुछ महीनों के बाद रवि बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। उसकी हालत देखकर गांव के लोग भी सहानुभूति जताने लगे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार रवि ने अपने अहंकार को तोड़कर रामेश्वर जी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही सुधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले तो लगाया, लेकिन उनकी आवाज भारी थी।
बेटा, माफी मांगना आसान है, पर विश्वास वापस पाना मुश्किल। रामेश्वर जी ने सख्त लहजे में कहा, तू यहाँ पनाह लेने आया है या फिर वही गलतियां दोहराने? रवि ने रोते हुए जवाब दिया, बाबूजी, मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ और अगर हो सके तो अपने बेटे की छांव देखना चाहता हूँ। अनन्या सामने खड़ी थी, उसके मन में द्वंद्व था। क्या वह उसे अपने बच्चे के करीब में आने देगी या हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी? उसके भीतर की माँ बोली, बच्चे को बाप का साया मिलना चाहिए, पर उसकी आत्मा बोली, क्या ऐसे बाप का जिसने परिवार का साथ छोड़ दिया था? अनन्या कई पल तक चुप रही, सभी की नजरें उस पर टिकी थी। वह जानती थी कि उसका निर्णय केवल उसका ही नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार और बच्चे के भविष्य को प्रभावित करेगा। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, रवि, मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए दरवाजा बंद किया था, लेकिन शायद भगवान चाहता है कि मैं एक आखिरी मौका दूं। तुम्हें मेरा नहीं, पर अपने बच्चे का हक है। रवि के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी मुस्कान आई, पर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसने बच्चे को गोद में उठाया और फूट-फूट कर रो पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लायक पिता मैं कभी नहीं बन पाया। अनन्या ने एक दूरी बनाते हुए कहा, रवि, याद रखना, तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है, लेकिन भरोसा टूट गया तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रामेश्वर जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हम तुझे वापस अपनाने को तैयार हैं, पर मेहनत और ईमानदारी से जीना होगा। अब तो इस हवेली का वारिस नहीं, बल्कि मजदूर की तरह से शुरुआत करेगा। यहीं से तुझे खुद को साबित करना होगा। रवि ने सिर झुकाकर हामी भर दी। दिन बीतते गए। रवि खेतों में मजदूरी करने लगा। पहले जो आदमी शानो शौकत में जीता था, अब वह धूप में पसीना बहा रहा था। गांव के लोग भी देखकर हैरान थे। अनन्या दूर से देखती रही। कभी-कभी उसके दिल में करुणा जागती, तो कभी पुराना गुस्सा उभर आता। एक दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों और घरों में भर गया। गांव वाले अपनी जान बचाने को भागने लगे। ऐसे में रवि ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। गांव वालों ने पहली बार उसकी असली इंसानियत देखी। आसमान काला पड़ गया था, बिजलियां गरज रही थी और मूसलाधार बारिश से नदी का पानी गांव की गलियों में घुस चुका था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपने घर-बार छोड़कर ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे। रामेश्वर जी बच्चों और औरतों को संभाल रहे थे। अनन्या सबको शांति दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात किसी के भी बस में नहीं थे। रवि पूरी ताकत से लोगों को बचाने में जुट गया। वह टूटी नाव को पकड़कर गांव वालों को पार कराने लगा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। बेटा, जरा और हिम्मत रखो, उसने रोते हुए एक माँ से कहा और उसके बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर तेज बहाव पार किया। इसी बीच अनन्या का छोटा बेटा, जो खेलते-खेलते किनारे तक पहुंच गया था, तेज पानी में बहने लगा। अनन्या की चीख गूंज उठी, मेरा बच्चा, बचाओ! सभी लोग घबराकर खड़े हो गए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। लेकिन रवि बिना सोचे समझे कूद पड़ा। पानी का ज्वार उसे बहा ले जा रहा था, पर उसने पूरी ताकत लगाई। उसने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन खुद का संतुलन बिगड़ गया। गांव वाले चिल्ला उठे, रवि डूब रहा है। अनन्या का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। रवि ने बच्चे को जोर से किनारे की ओर फेंका, ताकि कोई पकड़ सके। सौभाग्य से रामेश्वर जी ने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन रवि खुद गहरे पानी में डूबने लगा। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, अनन्या। गांव की सन्नाटेदार चीख, बच्चा तो बच गया, लेकिन रवि पानी में डूबता चला गया। गांव वाले चिल्ला रहे थे, अरे कोई तो बचाओ उसे। अनन्या की हालत पागल जैसी हो गई। वह रोते-रोते पानी की तरफ भागी। रामेश्वर जी और औरतों ने उसे रोक लिया। बहू, होश करो, पानी बहुत गहरा है। लेकिन अनन्या चीखती रही, अगर रवि नहीं बचा तो मैं भी नहीं जीऊंगी। इसी बीच गांव के दो नौजवान रस्सी लेकर दौड़े। उन्होंने रस्सी नदी में फेंकी। कुछ सेकंड की दहशत, और फिर अचानक से रस्सी पर किसी का हाथ कस गया। सबकी सांसें थम गई। वह रवि था। नौजवानों ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। पानी से बेहोश हालत में रवि बाहर निकला। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। उसकी सांसें थम सी गई थी। अनन्या पागलों की तरह उसके पास में बैठ गई। रवि, आंखें खोलो, मेरे लिए, बच्चों के लिए, कृपा करके। उसकी सिसकियां देखकर गांव वाले भी रो पड़े। रामेश्वर जी ने तुरंत सीने पर दबाव और मुंह से सांस देकर उसे जिंदा करने की कोशिश की। कुछ मिनट की जद्दोजहद के बाद रवि ने पानी उगला और जोर जोर से खांसने लगा।
पूरा गांव जयकार करने लगा। रवि जिंदाबाद। अनन्या की आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। वह उसका हाथ पकड़कर रोती रही। रवि ने धीमे से मुस्कुरा कर कहा, भाग्य मुझे अभी ले जाना नहीं चाहता। उस दिन रवि की नजरों में जीवन का एक नया मायना खुल गया। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत में दूसरों की जान बचाना ही लिखा है। और अनन्या के दिल में अब उसके लिए और भी गहरी इज्जत और प्रेम उमड़ आया। बाढ़ उतर चुकी थी, लेकिन गांव की हालत देखकर हर किसी की आंख भर आती। कई घर ढह गए थे, खेतों में लगी फसल मिट्टी में दब गई थी। किसी के पास अनाज नहीं, तो किसी के पास छत नहीं। रवि और अनन्या का घर भी आधा टूट चुका था। दीवारें गिरी हुई, फर्श पर कीचड़ और टूटी हुई चारपाइयां। गांव के चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। कोई रो रहा था, तो कोई सरकार को कोस रहा था। लेकिन रवि उठा और बोला, भाइयों बहनों, रोने से कुछ भी नहीं होगा। समय ने हमें आजमाया है। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे, तो अपना गांव पहले से भी अच्छा बना लेंगे। लोगों की आंखों में आशा की किरण जगी। अनन्या ने औरतों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई बाहर से आए और हमारी मदद करे। हम औरतें मिलकर छतरी बांधेंगी, बर्तन धोएंगी, बच्चों को संभालेंगी। मर्द लोग घर और खेत ठीक करेंगे। मिलकर ही हम गांव को फिर से खड़ा करेंगे। औरतों ने तालियां बजाई। बहू के इस साहस ने सबको जोश से भर दिया। रवि ने अपने दोस्तों के साथ गिरे हुए घरों को उठाने का काम शुरू किया। पहले उन्होंने सबसे गरीब परिवार का घर ठीक किया, फिर अगला और फिर अगला। गांव वाले देखकर दंग रह गए कि रवि खुद का टूटा घर छोड़कर पहले दूसरों के घर बना रहा है। रामेश्वर जी ने गर्व से कहा, ये ही असली इंसानियत है, यही कर्म है, यही धर्म है। उस रात जब सब थके हुए चौपाल में बैठे, रवि ने आसमान की तरफ देखा और बोला, समय हमें गिराता है, पर उठना भी सिखाता है। भाग्य साथ दे या न दे, लेकिन अगर इंसान साथ दे, तो हर बर्बादी को जीत सकते हैं। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम मिलकर अपने गांव को फिर से बनाएंगे। बाढ़ के बाद का गांव धीरे धीरे अपनी धड़कनें वापस पा रहा था। खेतों से पानी सूख चुका था, मिट्टी में फिर से हल चलने लगे। टूटे घरों पर नई ईंटें जुड़ने लगी। गांव वालों की हिम्मत हर दिन और मजबूत हो रही थी। रवि ने गांव वालों को बुलाकर कहा, हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करना सही नहीं है। हमें खुद अपनी मेहनत से गांव को बदलना होगा। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम नहर खोदेंगे, हम अपने खेतों को नया रूप देंगे। लोगों ने उसकी बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। अनन्या ने गांव की औरतों को साथ लिया। उसने उन्हें सिलाई, अचार बनाना और पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे औरतों में आत्मविश्वास आने लगा। अब वे सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव की प्रगति में हाथ बटाने लगी। रामेश्वर जी अपने बेटे बहू को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाग्य ने हमें गिराया था, लेकिन समय ने हमें सिखाया है कि मेहनत और एकता से हर कठिनाई जीती जा सकती है। रवि और अनन्या ने पूरे गांव को नई दिशा दी है। अब गांव में फिर से हंसी सुनाई देने लगी थी। बच्चे स्कूल जाने लगे, खेतों में नई फसलें बोई जाने लगी और चौपाल पर हर शाम लोग आशा और सपनों की बातें करने लगे। रवि और अनन्या का जीवन भी अब एक नई रोशनी से भर गया था। एक दिन चौपाल में रवि ने सबको बुलाया और कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा गांव सच में बदल जाए, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। गरीबी, भूख और तकलीफ से निकलने का रास्ता सिर्फ शिक्षा है। गांव वालों ने सुना, कुछ ने सहमति जताई, तो कुछ बोले, इतनी गरीबी में पढ़ाई कहाँ से होगी। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, हम सब मिलकर करेंगे। हर कोई थोड़ा थोड़ा देगा, तब पूरा गांव पढ़ेगा। अनन्या ने अपने आंगन को छोटा सा पाठशाला बना दिया। वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। धीरे धीरे 10, 20, फिर 30 बच्चे आने लगे। गांव की औरतें हैरान थी, हमारी बहू तो सचमुच लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हैं। बच्चों की आंखों में चमक आने लगी। वे पढ़ना लिखना सीख कर अपने माता पिता की मदद करने लगे। अब खेतों की गिनती हो रही थी, खाते सही से रखे जाने लगे। औरतें भी नाम लिखना सीखने लगी। रवि ने कहा, हमारी अगली पीढ़ी भाग्य और समय के भरोसे नहीं बैठेगी, वो खुद अपना भविष्य लिखेगी। गांव वालों ने तालियां बजाई। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा सच में गांव का भविष्य बदल देगा। रात को जब सारे बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते, तो गांव का हर कोना जगमगा उठता। गांव वालों को लगता, अब अंधकार कभी भी हमें नहीं निगल पाएगा। रवि और अनन्या का सपना अब गांव में रंग भरने लगा था, लेकिन राह आसान नहीं थी। कुछ लोग पीछे से फुसफुसाते, इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम की।
खेत जोतना ही असली काम है, कुछ किसान सोचते बच्चे स्कूल जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा। रवि ने हार नहीं मानी। वो हर घर जाकर समझाता, आज बच्चों को खेत में भेजोगे तो कल वही बच्चे मजदूर ही रहेंगे, लेकिन अगर पढ़ाएंगे तो वही बच्चे गांव की तकदीर बदल देंगे। अनन्या बच्चों को पढ़ाती थी, पर उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। काम का बोझ, घर की जिम्मेदारी और बच्चों को पढ़ाना, सब मिलकर उसे थका रहे थे। एक दिन वो क्लास लेते लेते गिर पड़ी। बच्चे डर गए, दौड़कर रवि को बुलाया। रवि उसे संभालते हुए बोला, तुम्हारे बिना ये सपना अधूरा है, तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अनन्या मुस्कुराई, अगर मैं रुक गई तो बच्चों की कलम भी रुक जाएगी। ये मेरी परीक्षा है और मैं हार नहीं मानूंगी। जब गांव की औरतों ने अनन्या को बीमार देखा तो वे खुद आगे आई। अब हम भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करेंगी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं किताबें पकड़ने लगी। कोई बच्चों को गिनती सिखाती तो कोई अक्षर लिखवाती, कोई कहानियां सुनाकर नैतिक शिक्षा देती। गांव का हर घर अब शिक्षा का केंद्र बनने लगा। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। जिले से खबर आई कि सरकार स्कूल बनाने के लिए जगह चाहती है। गांव के कुछ लालची लोग बोले, अगर स्कूल बनना है तो हमारी जमीन खरीदनी होगी, हम बिना पैसे नहीं देंगे। रवि के सामने फिर से एक कठिन फैसला था, क्या वह सपने को रोक दे या हर हाल में रास्ता निकाले। गांव वालों की निगाहें अब फिर से रवि और अनन्या की ओर उठ गई। गांव में पढ़ाई की लौ जल चुकी थी, लेकिन अब एक बड़ी रुकावट सामने थी, स्कूल के लिए जमीन। गांव के कुछ अमीर जमींदार आगे आए। उन्होंने कहा, हमारी जमीन लो, लेकिन पैसे दो, और वो भी अच्छे दाम पर। रवि ने समझाया, ये काम हमारे बच्चों के लिए है, आप दान कर दीजिए, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन लालच का अंधेरा उनके दिल पर हावी था। अनन्या ने रवि से कहा, अगर कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं तो क्यों ना हम छोटे से शुरू करें, खाली जगह पर पेड़ के नीचे क्लास लगाते हैं, धीरे धीरे सब हमारे साथ आ जाएंगे। रवि ने हामी भरी। बच्चों को बुलाया गया। पेड़ के नीचे मिट्टी पर बैठकर किताबें खुल गई। गांव की पहली असली कक्षा शुरू हो गई। जिन जमींदारों ने जमीन देने से मना किया था, वे ताने मारते, देखो पेड़ तले पढ़ाई हो रही है, जैसे खेल खेल में समय बर्बाद हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ गांव के गरीब किसान, मजदूर और महिलाएं पूरी ताकत से साथ देने लगे। कोई बच्चों के लिए स्लेट खरीद कर लाता, कोई चौक, तो कोई पानी का घड़ा रख देता। धीरे धीरे विरोध करने वालों की आवाज धीमी पड़ने लगी। एक दिन अचानक से जिले के अधिकारी गांव का दौरा करने आए। उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे पढ़ते बच्चे, हाथों में किताबें, आंखों में चमक। अधिकारी ने कहा, हमने बहुत स्कूल देखे हैं, लेकिन इतना जुनून कहीं नहीं देखा। ये गांव खुद ही उदाहरण है। अब सरकार यहाँ पक्का स्कूल बनाएगी। गांव के लोग हैरान रह गए। जिन्होंने जमीन रोक रखी थी, वे मजबूर हो गए और बोले, ठीक है, अब हमारी जमीन शिक्षा को समर्पित है। गांव में नींव रखी गई। ईंटें, मजदूर, नक्शा, सब कुछ तैयार। बच्चे खुशी से उछल पड़े, अब हमारा भी स्कूल होगा। रवि और अनन्या की आंखों में आंसू थे। ये आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत के थे। जिस दिन स्कूल की नींव रखी जानी थी, पूरा गांव जैसे त्योहार मना रहा था। बच्चे फूल तोड़ कर लाए, महिलाओं ने पकवान बनाए, बुजुर्गों ने ढोल नगाड़े बजवाए। लग रहा था जैसे पूरे गांव का सपना हकीकत बनने वाला हो। अधिकारी ने कहा, इस स्कूल की पहली ईंट गांव का ही कोई बच्चा रखेगा, क्योंकि ये स्कूल बच्चों के लिए है। सबकी नजरें उस छोटे लड़के पर गई, जो सबसे पहले पेड़ के नीचे किताब खोल कर बैठा था। उसका नाम था चंदन। वो शर्माते शर्माते आगे बढ़ा। उसके हाथ में ईंट दी गई। उसने दोनों हाथों से ईंट उठाई और नींव में रख दी। गांव के लोग तालियों से गूंज उठे। जो लोग पहले कहते थे, पढ़ाई से क्या होगा, बच्चे खेतों में काम करेंगे, अब वही आगे आकर बोले, हम भी मजदूरों के साथ ईंट ढोएंगे। ये स्कूल अब हमारा भी है। रवि और अनन्या ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। रवि ने बच्चों से कहा, देखो, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भाग्य और समय हमारी मदद करने लगते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होता है। बच्चों ने एक साथ कहा, हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। धीरे धीरे ईंटें जुड़ती गई। खिड़कियां, दरवाजे, छत, सब कुछ बनने लगे। गांव का सपना अब ईंट पत्थरों की शक्ल ले रहा था। हर बच्चा रोज दौड़कर स्कूल का निर्माण देखने आता। उनकी आंखों में चमक थी, ये हमारा घर है, ज्ञान का घर। स्कूल बनकर तैयार हो गया। सफेद रंग से पुता हुआ छोटा सा भवन, 2 कमरे, एक बरामदा और चारों तरफ बच्चों की हंसी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। रामेश्वर जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मेरे बेटे और बहू ने गांव को नई दिशा दी है।
फीता काटा गया, ढोल नगाड़े बजे, बच्चों ने तालियां बजाई। अनन्या ने ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखा आ। बच्चों ने मिलकर कहा आ। गांव की औरतों ने आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। रवि ने बच्चों से कहा, ये स्कूल सिर्फ किताबों की जगह नहीं है। ये जगह तुम्हें सपने दिखाएगी, हिम्मत सिखाएगी और ये भी बताएगी कि भाग्य वही बदलता है जो समय पर मेहनत करता है। चंदन, राधा, मीना, गोपाल सभी बच्चे रोज उत्साह से पढ़ने लगे। कभी कविता गाते तो कभी गणित के सवाल हल करते, कभी खेत की मेड़ों पर बैठकर किताबें पढ़ते। गांव में अब एक नया गीत गूंजने लगा था, हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे, हम अपने गांव को बदलेंगे। बुजुर्ग कहते, पहले हम भाग्य को दोष देते थे, अब हमारे बच्चे समय को साध कर अपना भविष्य लिख रहे हैं। रामेश्वर जी मुस्कुरा कर कहते, अब मुझे मरने का दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपने गांव को नया सूरज उगते देखा है। स्कूल खुलने के बाद बच्चे रोज बड़ी लगन से पढ़ते, स्कूल खेतों में काम करने के लिए जाते, दोपहर में स्कूल आते और रात को मिट्टी के दियों की रोशनी में किताबें पढ़ते। चंदन अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर गणित के सवाल हल करता, राधा कविताएं याद करती, गोपाल नक्शा बनाना सीख गया था। गांव वालों को यकीन हो चला था कि अब उनके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। एक दिन अनन्या ने कहा, अब समय आ गया है कि हम बच्चों की परीक्षा लें, ताकि वे जान सके कि उन्होंने क्या सीखा है। बच्चों की आंखों में चमक थी, लेकिन हल्की सी घबराहट भी। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, डरना मत, ये परीक्षा तुम्हारे भाग्य की नहीं, तुम्हारे मेहनत की है। परीक्षा वाले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, बच्चे कतार में बैठे, कागज और कलम उनके सामने। रवि ने सवाल लिखे, अनन्या ने निगरानी की, बच्चे सोच समझ कर उत्तर लिखने लगे। गांव की औरतें बाहर खड़ी होकर कह रही थी, काश हमें भी पढ़ने का मौका मिला होता। जब परीक्षा खत्म हुई, अनन्या ने कॉपियां जांच कर सुनाया, चंदन ने गणित में पूरे अंक पाए, राधा ने कविता इतनी सुंदर लिखी कि सब तालियां बजाने लगे, गोपाल ने नक्शा ऐसा बनाया कि गांव के लोग दंग रह गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, सब बोले, ये बच्चे हमारा गर्व हैं। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, आज बच्चों ने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। जब ये गांव से बाहर जाएंगे, शहरों और दुनिया से टकराएंगे, तब इन्हें भाग्य और समय दोनों से लड़कर जीतना होगा। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया, सब समझ गए कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। परीक्षा में सफल होने के बाद रवि ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें अपने गांव से बाहर भी दुनिया देखनी चाहिए, तभी तुम्हें असली अनुभव मिलेगा। यह सुनकर बच्चों की आंखों में नए सपनों की चमक भर आई। चंदन बोला, गुरुजी हम शहर जाकर क्या देखेंगे? रवि मुस्कुराया, वहां तुम जानोगे कि तुम्हारी मेहनत कितनी काम आती है और शिक्षा का असली मूल्य क्या है। गांव के लोगों ने मिलकर बच्चों के लिए तैयारी की, किसी ने झोला दिया, किसी ने पुराने कपड़े सिल कर दिए, तो किसी ने खाने पीने का सामान रख दिया। अनन्या ने बच्चों को समझाया, शहर बड़ा है, लेकिन वहाँ हर किसी का दिल बड़ा नहीं होता। सावधान रहना, ईमान और मेहनत को कभी मत छोड़ना। जब बच्चे पहली बार शहर पहुंचे, तो चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और गाड़ियों की आवाजें देखकर दंग रह गए। गोपाल ने कहा, इतने लोग, जैसे किसी मेले में आ गए हों। राधा ने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ कोई किसी को देख भी तो नहीं रहा, सब अपनी अपनी दौड़ में हैं। रवि बच्चों को एक बड़े स्कूल में ले गया। वहां की लाइब्रेरी देखकर चंदन की आंखें चमक उठी। राधा को किताबों की खुशबू ने मोह लिया, लेकिन साथ ही बच्चों ने देखा कि कई अमीर बच्चे किताबें यूं ही फेंक देते हैं। चंदन ने हैरानी से कहा, हम तो एक पन्ने को भी संभाल कर रखते हैं और ये लोग पूरी किताब बेकार समझते हैं। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही फर्क है, समय सबको मौका देता है, लेकिन भाग्य केवल उन्हीं का बदलता है जो उस मौके की कद्र करते हैं। वापस लौटते समय बच्चों के दिल में एक नई समझ जन्मी। उन्होंने देखा था कि शहर में सुविधाएं तो हैं, लेकिन वहां पर मेहनत और संस्कार की कमी है। राधा ने कहा, गुरुजी, अब हमें और मेहनत करनी होगी, ताकि हमारा गांव भी पढ़े लिखे पर अपने संस्कारों को ना भूले। रवि मुस्कुराया, यही तुम्हारी असली जीत होगी। बच्चे शहर से लौटे तो पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। हर किसी की आंखों में गर्व था। बूढ़े किसान काका बोले, हमारे गांव के बच्चे अब शहर जाकर भी सीख कर लौट आए हैं, अब ये हम सबको भी रोशनी दिखाएंगे।
गांव की औरतों ने बच्चों की आरती उतार कर गले से लगाया। राधा ने सबके सामने कहा, गांव के हर बच्चे को पढ़ाना है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा किताबों से वंचित ना रहे। चंदन ने जोड़ा, गुरुजी ने हमें सिखाया है कि ज्ञान ही असली ताकत है। हम सब मिलकर गांव को बदलेंगे। गांव के बुजुर्ग और माता पिता भावुक हो उठे, लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव के कुछ लोग कहने लगे, पढ़ाई से पेट थोड़ी ही भरता है, बच्चे खेतों में काम करें तो घर चले। कुछ जमींदारों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि अगर सब पढ़ लिख गए तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। रवि ने बड़ी ही शांति से समझाया, ज्ञान से कोई भूखा नहीं रहता। शिक्षा इंसान को खुद अपना रास्ता बनाने की ताकत देती है। अनन्या ने गांव के मंदिर के आंगन में एक छोटी सी पाठशाला शुरू करवाई, जहां बच्चे दिन ढलने के बाद पढ़ने आते। दिए की रोशनी में किताबें खुलती, कहानियां सुनाई जाती और हर बच्चे की आंखों में एक नया सपना जन्म लेता। लेकिन भाग्य की चालें फिर सामने आने लगी। एक दिन गांव में भीषण तूफान आया, कई झोपड़ियां गिर गई, फसलें बर्बाद हो गई, गांव वाले टूट गए। किसी ने कहा, अब बच्चों की पढ़ाई छोड़ो, पहले पेट पालो। बच्चों ने हिम्मत से जवाब दिया, हम पढ़ाई भी करेंगे और काम भी। अब हम हार नहीं मानेंगे। गांव का तूफान सब पर भारी पड़ा। बच्चे दिन में खेतों में काम करते और रात को दिए की रोशनी में पढ़ते। अनन्या बच्चों को समझाती, संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगर आज कठिनाई है तो कल यही हमें सफलता की राह भी दिखाएगी। धीरे धीरे गांव के लोग देखने लगे कि पढ़े लिखे बच्चे गणना और हिसाब में तेज हो गए हैं। खरीद बिक्री में वे धोखा नहीं खाते। किशन काका हंस कर बोले, अब हम बनिए की दुकान पर बार बार नहीं जाना पड़ेगा, हमारे बच्चे ही हिसाब रखेंगे। लोगों की सोच बदलने लगी। गुरुजी ने बच्चों से कहा, भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो समय की कदर करते हैं। तुम सबने मेहनत और लगन से गांव को नई दिशा दी है। याद रखो, तुम्हारा हर कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाएगा। एक साल बीतते बीतते गांव की पाठशाला बड़ी हो गई। अब दर्जनों बच्चे पढ़ने आने लगे। दीवारों पर लिखी इबारतें थी, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, समय का सदुपयोग ही भाग्य बदलता है। बच्चों की आंखों में चमक थी और बड़ों के दिलों में उम्मीद। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, लोग फिर से परेशान हो गए। राधा ने कहा, शायद यह हमारी परीक्षा है, भाग्य हमें परख रहा है। अगर हम टूटे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर डटे रहे तो यही हमारी जीत होगी। बारिश कई महीनों से नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, कुओं का पानी सूखने लगा, गांव वालों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। बच्चों के हाथों में किताबें थी, लेकिन पेट की भूख कई बार पढ़ाई से भारी पड़ जाती। अनन्या ने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा, कठिन समय इंसान की असली ताकत बताता है। अगर हम भूख में भी सीखते रहे तो यह ज्ञान हमें भविष्य में भी भूख से लड़ना सिखाएगा। उसने खुद खाना छोड़ दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा दूध और रोटी मिल सके। रवि शहर गया, वहां के व्यापारियों से मदद मांगी। किसी ने दान दिया, किसी ने अनाज भेजा, किसी ने पुराने कपड़े। गांव लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे, काश मैं और कर पाता। राधा बोली, माँ, बाबा कहते हैं, भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, मेहनत में होता है। तो चलो, हम खेतों की मेड़ों पर पढ़ाई करेंगे और मेहनत भी। बच्चों ने मिलकर खाली खेतों में छोटे छोटे गड्ढे खोदे। बारिश आने पर बीज बोने की तैयारी की। गांव वाले साथ आ गए। किसी ने थोड़ी सी दाल दी, किसी ने अनाज बांटा, किसी ने बच्चों के लिए कपड़े सिल दिए। गांव का हर व्यक्ति समझ गया, यह अकाल हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। गुरुजी ने सबको समझाया, भाग्य और समय दोनों की परीक्षा चल रही है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समय बदलेगा और भाग्य तुम्हारे साथ होगा। कई महीनों से सूखी धरती अब आसमान की ओर देखने लगी। बादल धीरे धीरे घिरने लगे, हवा में ठंडक और खुशबू फैलने लगी। बच्चों ने आसमान की ओर देखा। माँ देखो, बादल आ गए। गांव के हर घर में उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। पहली बूंद जब धरती पर गिरी तो मिट्टी से उठी महक सबके दिल में उतर गई। अनन्या ने आंगन में खड़े होकर आंखें बंद की और बोली, समय ने हमें बहुत परखा, पर अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। बच्चे दौड़ पड़े, खेतों की मेड़ों पर नाचने लगे। राधा बोली, हमने गड्ढे खोदे थे ना, अब इनमें बीज डालेंगे। सभी बच्चे बारिश में भीगते हुए खेती की तैयारी करने लगे। रवि ने गांव वालों से कहा, देखो भाइयों,
समय ने हमें भूख और प्यास दी थी, लेकिन अब बारिश ने नई जिंदगी दी है। हम सब मिलकर गांव को फिर से हरा भरा करेंगे। गांव वालों ने तालियां बजाकर उसका साथ दिया। गुरुजी बरामदे में खड़े होकर बोले, बच्चों, यही है भाग्य और समय का खेल। जिसने भूख में धैर्य रखा, वही बारिश में सुख पाता है। हमेशा याद रखना, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय पर मेहनत करते हैं। बारिश थमते ही राधा ने मिट्टी में बीज बोया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, हमारे खेतों को हरियाली देना, हमारे गांव को सुख शांति देना। अनन्या ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बारिश के बाद की सुबह धरती पर नई महक बसी थी। अनन्या, रवि और बच्चे खेतों की ओर दौड़े। हाँ, कल तक सूखी दरारें थी, आज वहां से हरे हरे छोटे अंकुर झांक रहे थे। राधा ने खुशी से उछलते हुए कहा, देखो माँ, हमारी मेहनत जाग गई। गांव की बदलती तस्वीर। हर ओर किसान अपने खेतों में थे। किसी ने धान डाला तो किसी ने दाल बोई। पगडंडियां भी अब हरी घास से सजने लगी। सूने आंगनों में गायों की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। रवि ने बच्चों को बीज दिए और कहा, बेटा, भविष्य बोना है, इन्हें प्यार से मिट्टी में डालो। बच्चे छोटे छोटे हाथों से बीज बोते जाते और हंसते हुए गुनगुनाते, हमारा गांव हरा भरा होगा। अनन्या ने खेत की मिट्टी अपने माथे से लगाई। वह बोली, समय ने हमें रुलाया था, अब यही समय हमें हंसाएगा भी। बस हमें धैर्य रखना होगा। गुरुजी बच्चों के पास में आए। उन्होंने खेतों की मिट्टी उठाकर कहा, यही मिट्टी भाग्य है, यही समय है। अगर इसे सींचोगे तो जीवन भर अन्न देता रहेगा। कभी मेहनत करना मत छोड़ना। उस शाम गांव के चौपाल पर सबने मिलकर ढोलक बजाई, बच्चे नाचे, औरतों ने गीत गाए। रवि ने घोषणा की, आज से हम हर साल हरियाली उत्सव मनाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि भाग्य और समय मिलकर जीवन को बदलते हैं। कुछ हफ्तों बाद गांव का हर खेत हरे हरे पौधों से भर गया। जहां कभी सूना सन्नाटा था, अब हवा के संग धान की बालियां झूमती। रवि और अनन्या खेत की मेड़ पर खड़े होकर आंखों में संतोष भरते। बच्चों ने देखा कि छोटे छोटे पौधे अब लंबे होकर लहराने लगे। राधा ने खुशी से कहा, माँ देखो, ये तो हमारे जैसे बड़े हो गए। अनन्या मुस्कुराई, हाँ बेटा, ये भी हमारे बच्चे ही हैं। हमारी मेहनत और दुआओं से पले बढ़े हैं। गांव में हर घर में खुशियों की गूंज थी। लोगों ने कर्ज लौटाना शुरू किया और नई आशा के गीत गाने लगे। चौपाल पर अब झगड़ों की जगह हंसी थी। बच्चे खेलते, औरतें गीत गाती, पुरुष खेतों में हल चलाते। रात को आंगन में अनन्या ने आसमान की ओर देखा। चांदनी खेतों पर बिखरी थी। उसने रवि से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम भूखे सोते थे? आज देखो, धरती हमें सोने जैसा अनाज देने को तैयार है। रवि ने उसका हाथ थाम कर कहा, भाग्य और समय ने हमें परखा, लेकिन हमारी एकता ने सब कुछ बदल दिया। गुरुजी गांव वालों को समझाते, समय बदलता है, लेकिन मेहनत ही असली धन है। फसल काटने के साथ अपनी आत्मा को भी धैर्य और विश्वास से सींचते रहो। गांव के लोग कटाई की तैयारी करने लगे। ढोल नगाड़े सजाए गए, बच्चे गाते, सोना उगे खेतों में, हंसी रहे हर घर। सुबह की ठंडी हवा में गांव के हर खेत से दांव और हंसिया की खनखनाहट सुनाई देती। औरतें गीत गाती, पुरुष झूम कर कटाई करते, बच्चे हंसते खेलते धान के ढेर लगाते। गांव मानो एक बड़ा परिवार बन गया था। अनन्या ने अपने हाथों से धान की बालियां काटी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर गर्व की चमक और भी ज्यादा थी। रवि पास में ही काम करता हुआ बोला, देखो अनन्या, ये बालियां हमारे सपनों की सुनहरी गवाही है। कटाई के बाद गांव में बड़े उत्सव का ऐलान हुआ। ढोलक, मंजीरे और नगाड़े निकाले गए। बच्चों ने रंग बिरंगे झंडे लगाए। हर घर से पकवान बनने की खुशबू हवा में घुलने लगी। संध्या को चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दीपकों की कतारों ने अंधेरे को रोशन कर दिया। बुजुर्गों ने मंगल गाए, बच्चों ने नाच किया और औरतों ने गीत गाए। मेहनत का फल आया रे, धरती माँ ने लहराया रे। गांव वालों ने अनन्या और रवि को फसल बचाने और गांव को नई राह दिखाने के लिए सम्मानित किया। उनके गले में हार डाले गए और सबने मिलकर तालियां बजाई। अनन्या की आंखों में आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, समय कभी किसी पर स्थिर नहीं रहता। आज सुख है, कल कठिनाई होगी, लेकिन जो सच्चा परिश्रमी है, वह हर परिस्थिति को बदल सकता है। रात को जब उत्सव समाप्त
समाप्त हुआ, अनन्या और रवि ने अपने खेत की ओर देखा। चांदनी में कटे हुए धान के ढेर सोन के पहाड़ जैसे लग रहे थे। अनन्या बोली, आज सच में लगता है हमने भाग्य को अपने हाथों से लिखा है। रवि मुस्कुराया, और समय ने हमें हमारी मेहनत का इनाम दिया। फसल कटाई के बाद गांव के लोग महसूस करने लगे कि सिर्फ खेत ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण हैं। रवि ने कहा, हमारे बच्चों ने हमें दिखाया कि ज्ञान से ही समाज मजबूत होता है। अब हम गांव में स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय भी बनाएंगे। गांव के बुजुर्ग भी उत्साहित थे। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। अनन्या ने बच्चों के साथ बैठकर योजना बनाई। हम गांव में हर घर तक शिक्षा पहुंचाएंगे। जहां बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहां हम मोबाइल स्कूल चलाएंगे। बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, माँ हम तैयार हैं। हम सब मिलकर गांव को बदल देंगे। अब गांव में रोजाना बच्चों की पढ़ाई का उत्साह देखने लायक था। चंदन गणित में माहिर हो गया, राधा कविता और कहानी में, गोपाल नक्शा और विज्ञान में। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारे बच्चों ने भाग्य और समय का खेल समझ लिया है। रवि ने बच्चों को समझाया, सिर्फ फसल ही नहीं, ज्ञान भी हमारी संपत्ति है। यदि हम समय पर मेहनत करेंगे तो भाग्य हमें हमेशा साथ देगा। बच्चों ने एक साथ कहा, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और गांव को चमकाएंगे। गांव अब सिर्फ एक खेती वाला गांव नहीं रहा, यह ज्ञान और मेहनत का गांव बन गया। शहरों से लोग भी सीखने और अनुभव लेने के लिए यहाँ आने लगे। अनन्या और रवि के चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि उनका सपना धैर्य, मेहनत और एकता से सच हुआ। रवि और अनन्या ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर स्वास्थ्य केंद्र बनाने का फैसला किया। गांव के लोग भी उत्साहित थे। अनन्या ने कहा, बच्चों और बूढ़ों का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा और मेहनत भी फलदायी होगी। बुजुर्गों ने जमीन दी, कुछ ने निर्माण सामग्री दी। गांव में एकता की भावना फिर से जागी। चंदन ने शहर के बड़े स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान पाया। राधा की कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हुई। गोपाल ने विज्ञान प्रदर्शनी में गांव का नाम रोशन किया। गांव वालों ने कहा, ये बच्चे हमारे गांव का असली भविष्य हैं। इनकी मेहनत और ज्ञान गांव की पहचान बनेगा। रवि ने बच्चों को समझाया, भाग्य सिर्फ हाथों में नहीं होता, जो मेहनत करता है वही समय का सही इस्तेमाल करता है, और यही सफलता की कुंजी है। बच्चों ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हम कभी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। हमारा गांव और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल के साथ साथ गांव अब शिक्षा और स्वास्थ्य का आदर्श बन गया। शहरों से लोग सीखने के लिए आने लगे। रवि और अनन्या ने महसूस किया कि भाग्य और समय का सही इस्तेमाल किसी भी कठिनाई को सफलता में बदल सकता है। गुरुजी ने बच्चों और गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारा गांव केवल हरा भरा नहीं, बल्कि ज्ञान और स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया है। याद रखना, भाग्य और समय का मेल हर मेहनत का फल देता है। रवि और अनन्या ने गांव में पहला शिक्षा मेला आयोजित किया। गांव के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्साहित थे। चंदन गणित के खेल में भाग लेने वाला पहला बच्चा था। राधा ने कविता और कहानी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गोपाल ने विज्ञान प्रयोगों की प्रदर्शनी सजाई। मेला में शहर के लोग भी आए। उन्होंने गांव के बच्चों की मेहनत और प्रतिभा देखी। चंदन ने जटिल सवाल हल किए। राधा की कविताओं ने सबको भाव विभोर कर दिया, और गोपाल के प्रयोगों ने सबको चकित कर दिया। गांव वालों की आंखों में गर्व था। रवि ने बच्चों से कहा, देखो बेटों, मेहनत और धैर्य ही भाग्य बदलते हैं। समय का सही उपयोग करना ही सफलता का रहस्य है। आज तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें समय और भाग्य दोनों का साथ दिलाया। बच्चों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मेला खत्म होने के बाद गांव अब शिक्षा और प्रतिभा के लिए जाना जाने लगा। बच्चों की उपलब्धियां गांव की प्रसिद्धि बढ़ा रही थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने गांव को सिर्फ हरा भरा ही नहीं किया, बल्कि ज्ञान और प्रतिभा से भी सजाया। गुरुजी ने बच्चों और गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा, भाग्य और समय का सही इस्तेमाल सिर्फ खेती में ही नहीं, ज्ञान और कला में भी सफलता दिलाता है। तुम सब ने यह सिद्ध कर दिया। रवि और अनन्या ने बच्चों को अंतरगांव प्रतियोगिता में भेजने का निर्णय लिया। यह मौका है कि हम अपने गांव का नाम रोशन करें। रवि ने उत्साह से कहा, चंदन गणित की प्रतियोगिता में, राधा कविता और कहानी प्रतियोगिता में, और गोपाल विज्ञान प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले थे। बच्चों ने दिन रात अभ्यास किया। सभी गांवों के बच्चे जमा हुए।
सपनों और उम्मीदों का माहौल था। गांव वालों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। रवि ने कहा, आज समय और भाग्य तुम्हारा साथ देंगे, बस मेहनत पर भरोसा रखो। चंदन ने कठिन गणित के सवाल हल किए। राधा की कविताओं ने सबका दिल छू लिया। गोपाल का विज्ञान मॉडल देखने वालों को हैरान कर गया। शहर के शिक्षक भी गांव के बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। जब परिणाम घोषित हुए, गांव के बच्चों ने सभी प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय स्थान पाए। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। रवि और अनन्या के चेहरे पर गर्व की चमक थी। गांव वालों ने कहा, ये हमारे बच्चों की मेहनत और धैर्य की जीत है। भाग्य और समय दोनों ने इन्हें साथ दिया। गुरुजी ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो बच्चों, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय की कद्र करते हैं। तुम्हारी मेहनत ने गांव और समाज को नई दिशा दी है। बच्चों की मेहनत और सफलता से गांव में बड़ा बदलाव आया। खेत हरे भरे थे, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र चल रहे थे और गांव के लोग खुशहाल थे। रवि ने गांव वालों से कहा, देखो, मेहनत और धैर्य से गांव का भाग्य बदल गया है। अब हमें इसे और आगे बढ़ाना होगा। चंदन ने गणित में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। राधा की कविताओं और कहानियों की किताबें प्रकाशित हुई। गोपाल ने विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार जीता। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारे बच्चों ने गांव का नाम रोशन किया है। अनन्या ने गांव में पुस्तकालय और छोटे विज्ञान प्रयोगशाला की योजना बनाई। रवि ने कहा, अब हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों को सोचने और खोजने की आदत देना है। बच्चों ने भी निश्चय किया, हम हर बच्चे तक ज्ञान पहुंचाएंगे। गुरुजी ने सबको समझाया, भाग्य और समय हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन जो मेहनत करता है और समय का सदुपयोग करता है, वही सफलता पाता है। गांव के लोग और बच्चे अब समझ चुके थे कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत और धैर्य से समय का सही उपयोग करते हैं। गांव में सालाना उत्सव मनाया गया। हर कोई खुश था। बच्चे नाचे, औरतों ने गीत गाए और पुरुष खेतों में हल चलाते रहे। अनन्या और रवि ने देखा कि उनका सपना सच हुआ। गांव अब शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक बन गया था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हुए। चंदन ने गणित में मास्टर्स किया और शहर में शिक्षक बन गया। राधा की कविताएं और कहानियां दूर दूर तक पढ़ी जाने लगी। पाल ने विज्ञान में नाम कमाया और गांव में प्रयोगशाला खोली। अनन्या और रवि ने गर्व से देखा कि उनकी मेहनत और धैर्य ने गांव के बच्चों का भविष्य संवार दिया। गांव अब केवल खेती वाला गांव नहीं था, यह ज्ञान, स्वास्थ्य और प्रतिभा का गांव बन चुका था। शहर और अन्य गांवों के लोग सीखने आते थे। गांव वालों ने कहा, हमारे गांव ने दिखा दिया कि भाग्य और समय का सही इस्तेमाल किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। गुरुजी ने सबको समझाया, समय और भाग्य का साथ उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने सपनों के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। भाग्य का अर्थ केवल सौभाग्य ही नहीं, बल्कि समय का सदुपयोग करना भी है। जो इसे समझता है, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। गांव में हर साल फसल कटाई और शिक्षा के अवसर पर मिलकर उत्सव मनाया जाता। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और पुरुष साथ मिलकर खुशियां बांटते। अनन्या और रवि अब जानते थे, उनकी मेहनत, बच्चों का उत्साह और गांव की एकता ने समय और भाग्य का सही मिलन कर दिया। गांव अब न केवल हरा भरा था, बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य और संस्कारों का भी केंद्र बन गया। समय और भाग्य की परीक्षा पूरी हुई और मेहनत का फल सबके सामने था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।